नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद। जैसे आप लोग वाकिफ़ हैं, लंबे अरसे से हम लोग कोशिश करते रहे कि आपके सामने आके अलग-अलग चीज़ों पे चर्चा करें, जो कंटेम्परेरी पॉलिटिकल चीज़ें हैं। और शायद हमारी आखिरी बैठक हुए कुछ महीने हो गए, लेकिन आज का विषय जो है, जो हम उनसे बात करना चाहेंगे, बहुत कुछ चीज़ें हुई पिछले 2-3 महीने में, लेकिन जो एकेडमिक फ्रीडम के सवाल को लेके, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेके अपूर्व, अगर हम देखें कि पिछले 2-3 महीने में ये कुणाल कामरा के खिलाफ जो केस वगैरह दर्ज हुआ है, उसके चलते, और जिस तरह से होली ईद के टाइम में अलग-अलग अनाप-शनाप बयान भी आए बीजेपी नेताओं से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, एक अग्रेसिव तरीके का एक रवैया जो संघ परिवार ग्रुप्स और हिंदुत्व ग्रुप्स ने अपनाया। उसके अलावा एकेडमिक फ्रीडम हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया भर में, और ख़ास तौर पे यूएस में। अभी मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते के दौरे से लौट के आ रहा हूँ। अमेरिका में था मैं वहाँ पे, और 4-5 कैंपसेस में जाने का मुझे मौका मिला। और जिस तरह से ट्रंप साहब के आदेशों को लेके वहाँ पे जिस तरह से कहर का माहौल बन चुका है, वो भी एक तरह से उस पे हमको डिस्कस करना चाहिए। लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपसे, ये मतलब इस इश्यू को उठा के कि जो जिस तरह से एक इंटॉलरेंस हमेशा हम देख रहे हैं 10 साल से रहा है रूलिंग पार्टी की ओर से। अलग-अलग जो छोटे-मोटे हिंदुत्व ग्रुप्स हैं, जो बीजेपी संघ परिवार के इर्द-गिर्द इकट्ठा होते हैं, उनके बयानों से, उनके एक्टिविटी से। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में मुझे लगता है कि एक ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ गया है। होली को लेके मैं योगी आदित्यनाथ का बयान आपको बताना चाहूँगा, कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि भई मुसलमान जो है वो रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हैं, तो उनको आपत्ति क्या है अगर कोई होली खेले, रंगों से क्या आपत्ति? मतलब जो इश्यू ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई चीज़ कराना, उसको हटा के इसको सिर्फ़ एक कहना है कि भई ये रंगों का सवाल है, और ऐसे और इलॉजिकल बातें हुई हैं, एग्रेसिव बातें हुई हैं। आप इन चीज़ों को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो पिछले 3 महीने हैं, होली इसमें बीच में आई है और होली जिस दिन थी उसी दिन वो जुमा का दिन था, तो नमाज़ का मसला था। इसमें ध्यान देने, गौर करने की बात यह है कि यह असहिष्णुता एक तरह से इसका इंजेक्शन दिया जा रहा है। यह असहिष्णुता ज़रूरी नहीं है कि समाज में मौजूद हो। अब जो चीज़ हमें दिखलाई पड़ रही है वो ज़्यादा फ़िक्र की बात है, वो ये है कि यह काम अब राजनीतिक नेता और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कर रहा है। जैसे सबसे पहले संभल के जो एक पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने बयान दिया कि चूँकि वो होली है तो जुमा के दिन सारे लोग अपने घर में नमाज़ पढ़ेंगे। ये बिल्कुल एक गैर ज़रूरी बयान था। इसका कोई उकसावा नहीं था, इसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, मुसलमानों ने कुछ कहा नहीं था। फिर एक पुलिस अधिकारी जिसका काम शांति व्यवस्था बनाए रखना है, वो जानबूझकर तनाव क्यों उत्पन्न कर रहा है? वो तनाव उत्पन्न कर रहा है ताकि उसकी प्रतिक्रिया हो और उसकी प्रतिक्रिया के बाद वो फिर कुछ खुद करे। और उसी समय मुख्यमंत्री का भी बयान आया इसको लेकर। तो अब जो भी बोला सब सही बोला। हाँ, जो बोला सब सही बोला और ये ठीक है और सबको जुमा में बल्कि 2 घंटे बाद नमाज़ पढ़नी चाहिए या अपने घर में नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो सवाल यह है कि ये जनता तो नहीं कर रही है, हिंदू नहीं कर रहे हैं। यह अब राजनेता और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन कर रहा है। अगर ठीक इसके पहले आप देखेंगे संभल में ही, संभल एक अब नई प्रयोगशाला है, जिसमें जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी मिलकर मंदिरों की खोज कर रहे थे। मंदिरों को खोज रहे थे, उनको खोल रहे थे, उनकी सफाई कर रहे थे और मुसलमानों को अनुशासित करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये एक नई चीज़ है जो भारतवर्ष में आई है और ये ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कर रहा है, बजरंग दल नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं, लेकिन अब ये जिम्मा ले लिया है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राजनीतिक नेताओं ने, कि वे अब इस घृणा का प्रचार करेंगे और उस घृणा को अमली जामा भी पहना सकते हैं क्योंकि उनके पास पुलिस बल है और उस पुलिस बल का आप सामना नहीं कर सकते क्योंकि वो जायज़ है, वो कानूनी है।
तो फिर मुसलमान बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। उसके बाद आप इस तरह के बयान जारी करते हैं कि मुसलमान अपनी छतों में नमाज नहीं पढ़ सकते। फिर आप ड्रोन उड़ाते हैं ईद के दिन निगरानी करने के लिए। आज तक ईद पर कोई भी अशांति नमाज के दौरान होने का कोई उदाहरण नहीं है। फिर अचानक क्यों प्रशासन ने इस पर अतिरिक्त रूप से ध्यान देना शुरू कर दिया? यानी आप हिंदू जनता के मन में एक शक पैदा कर रहे हैं कि ईद के दिन ये लोग कुछ करेंगे, और मुसलमान जनता के भीतर एक दहशत पैदा कर रहे हैं कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, आप पर मुकदमा किया जाएगा, आप छत पे भी नमाज नहीं पढ़ सकते, आप अपने घरों में नमाज पढ़िए। तो अब तक तो ये कह रहे थे कि आप सड़क पे मत पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए। फिर इन्होंने अब कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, आप अपने घर के भीतर पढ़िए, आप नमाज, और घर में भी आप छत पे नहीं पढ़ सकते, कहीं नहीं पढ़ सकते। तो ये एक बहुत चिंता की बात हुई है। और इसमें आपने शुरू में कुणाल कामरा का नाम लिया, तो अब आप कुणाल कामरा के मसले में भी देख लीजिए कि वहां जो जनता बैठी हुई है कुणाल कामरा की प्रस्तुति देखने के लिए, उसमें किसी को ऐतराज नहीं हुआ। वो वीडियो आया और वीडियो के बाद एक भीड़ गई जिसने वहां तोड़फोड़ की, सब कुछ किया। पुलिस एक तरह से उसका साथ दे रही है और उप मुख्यमंत्री साथ दे रहा है और मुख्यमंत्री साथ दे रहा है। वे सारे लोग इसकी भर्त्सना नहीं कर रहे हैं कि तोड़फोड़ हुई है, बल्कि वे कह रहे हैं कि ये कृतज्ञ की प्रतिक्रिया है। मुख्यमंत्री कुणाल कामरा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कुणाल कामरा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मुद्दा कुणाल कामरा तो नहीं है, मुद्दा है क्या आप इसकी इजाजत देते हैं कि कोई तोड़फोड़ कर सकता है, कोई किसी को ये धमकी दे सकता है कि तुम बंबई आओगे तो मैं तुम्हारे गले में टायर डाल दूंगा और तुमको जला दूंगा, और वो कैमरा पर ये दे रहा है और इसकी इजाजत दी जा रही है, और पूरा राजनीतिक वर्ग इसका साथ दे रहा है जो शासक दल है। तो हिंदुस्तान के अवाम को इसको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता है। इसी से याद आया कि 3-4 दिन पहले आदित्यनाथ ने पीटीआई को इंटरव्यू दिया, उनके एडिटर को दिया। मैंने वो वीडियो बकायदा देखा भी, जहाँ पे वो कहते हैं कि उनसे ये संभल वाला और ये सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को अनुशासन हिंदुओं से सीखना चाहिए। और उन्होंने मिसाल दिया कि भाई कुंभ में इतने सारे लोग आए, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और उन्होंने एंटिसिपेट किया कि भी लोग अक्सर कावड़ यात्रा का मिसाल उठाते, तो उन्होंने कहा कि भाई कावड़ जो है वो चलते हैं, वो रास्ते में रुकते नहीं है। जैसे कि हिंदुस्तान में कोई मिसाल नहीं जहाँ पे हिंदू धर्म या जो हिंदू रिलीजियस लोग हैं वो कभी भी सड़क पे कोई फंक्शन नहीं करते जहाँ पे ट्रैफिक रुक जाता है। मैं खुद इस चीज को झेला हूँ, जहाँ पे जागरण बीच सड़क पे लग जाता है और आप ना चल सकते हैं ना गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन उन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को अनुशासन सीखना चाहिए हिंदुओं से। अब बताइए कि कुणाल कामरा के खिलाफ जो ये सब हो रहा है, आप ही के जो अलाइड पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके बलबूते जो है नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है दिल्ली में, उनके अनुशासनहीन बातों से आपको कोई आपत्ति नहीं, इसके बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन ये एक फजूल का ये आप एक तुलना कर रहे हैं, और ये भी मुझे लगता है कि इसके पीछे जो जो इरादा है, जो मंसूबा है, वो यही कि भाई हिंदुओं को बताएं कि भाई आप मुसलमान आपसे अलग है। और मतलब ये जो एक तरह से एक ध्रुवीकरण की जो सियासत है, इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है पिछले 10 सालों से कि हिंदुओं और मुसलमानों की बीच दूरी बढ़ाई जाए, और आमतौर पे जो राजनेता होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो दूरियां पाटने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तय कर लिया है कि इस दूरी को बढ़ाया जाएगा, और हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नए नए पूर्वग्रह और नई नई आशंकाएं भरी जाएंगी। और ये काम बड़े बड़े राजनेता कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के समय कहा कि आपकी भैंस खोलकर उनको दे दी जाएगी और आपका मंगलसूत्र ले लिया जाएगा और आपका आरक्षण लेकर उनको दे दिया जाएगा। तो हिंदुओं में एक डर पैदा करना। जैसे आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान सुनाया, जो कि हिंदू भी सुनेगा तो हंसने लगेगा, क्योंकि हर मंगलवार को दिल्ली में हम करोल बाग और आईएसबीटी के पास जो बड़े हनुमान हैं, उनके चलते घंटों का जाम हम झेलते हैं हर मंगलवार को। तो ये तो साल में 52 मंगलवार को होता है। ये 52 जुमे की बात कर रहे थे। 52 मंगलवार को दिल्ली में 3 जगह कम से कम बड़ा जाम लगता है। मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो मसला नहीं है। हर कुछ दिन पर एक लंगर लग जाता है या कुछ लग जाता है, सड़क रुकती है, जगराता होता है। दिल्ली में मैंने देखा जगराता होता है जिसमें आपकी नींद हराम करने की एक का
का एक जायज कारण लोगों को मिलता है, लेकिन इन सबको कहा जाता है कि नहीं, ये सब कुछ अनुशासन में हो रहा है। कांवड़िए चलते हैं, लेकिन कांवड़ियों के लिए आप कैंप बनाते हैं। स्कूल है रिच पर, उस स्कूल के लोग शिकायत कर रहे थे मुझसे कि उनके ठीक सामने कैंप है जिसमें जोर जोर से गाना बजता रहता है। तो मुझे मालूम नहीं किस अनुशासन की बात की जा रही है और क्यों की जा रही है। हर तरह के पर्व त्योहार में कुछ सार्वजनिक प्रदर्शन होते हैं, उन सार्वजनिक प्रदर्शनों से आपका जो रोजमर्रा का रोजाना का जीवन है वो थोड़ी देर के लिए बाधित होता है या कुछ भी होता है, और ये हम सारे लोग बचपन से देखते आए हैं और इसमें कभी किसी को ऐतराज नहीं रहा था। लेकिन अब ये मुद्दा बनाया जाने लगा है कि मुसलमान अगर अजान दे रहा है तो उस अजान से नींद खराब हो रही है, उस अजान से शोर पैदा होता है। ये बात इतनी दूर तक बढ़ गई कि इफ्तार के लिए अगर वक्त बताने को ऐलान किया गया तो मुअज्जिन को आपने गिरफ्तार कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उसने इफ्तार का वक्त बताया था, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये चीज इस हद तक बढ़ाई जा रही है और ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला है जो मुसलमानों पर किया जा रहा है और जो हिंदुओं के की कॉग्निटिव एबिलिटी पर किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू उसके बाद वो पूरी तरह से विकृत हो जाएगा, उनका कॉग्निशन, उनको समझ में नहीं आएगा कि सच्चाई क्या है, होता क्या है और उनको सोचना कैसे चाहिए, क्योंकि जो सबसे अधिकारी व्यक्ति हैं वो ये बात कह रहे हैं। आमतौर पे लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ये जिम्मेवारी के साथ बोलेंगे, तथ्यों के साथ बोलेंगे, लेकिन जब वे ऐसी बातें करने लगे तो सामान्य जनता सोचेगी कैसे। मैं एक और रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी के बारे में बात करना चाहूंगा। आरएसएस के नंबर 2 हैं दत्तात्रेय होसबले। उनका हाल ही में बयान आया जो जिसको अधिकांश मीडिया ने एक तरह से प्रस्तुत किया कि उन्होंने कहा कि सारे जो मस्जिद हैं, जरूरी नहीं कि हम उन मस्जिद में खोदना शुरू करें कि देखें कि मंदिर के अवशेष हैं कि नहीं है, और मीडिया का एक वर्ग, एक सेक्शन ने कहा कि भाई ये रीजनेबल बात है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि संघ परिवार के कार्यकर्ता यदि इसमें भाग लेते हैं, मथुरा और वाराणसी के मुहिम या मूवमेंट में हिस्सा ले, तो हमको कोई आपत्ति नहीं। जिस मैंने उसको पढ़ा कि भाई ये उनसे कह रहे कि अब आप इसमें शामिल हो जाइए, अभी तक अगर आप इससे थोड़ा दूर रहे हैं और अभी तक अगर आपने इस चीज को आउटसोर्स किया है कि भाई कोई फलाना हिंदू संगठन ने जाके केस दर्ज किया तो किसी और ने मथुरा में कोई बयान दे दिया, लेकिन अब एक तरह से संघ आरएसएस के टॉप लीडरशिप से ये एक तरह से आप खुला छूट कर रहे हैं, आप इसको ओन अप कर रहे हैं कि इस मूवमेंट को आगे तेज बढ़ाया जाए और कार्यकर्ता इसमें पूरी तरह से शामिल हो। हाँ, उन्होंने यह भी साथ में कहा कि इस तरह के कार्यों में हमारे लोग शामिल होंगे तो हम उनको रोकेंगे नहीं। तो वो काशी मथुरा नहीं है, और जगहों की भी बात है। और आप पिछले 1 साल में देख रहे हैं कि भारतवर्ष में कम से कम 18 जगहों पर ऐसी चीजें खोली गई हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि मस्जिदों पर। और अब ये जो वक्फ बिल पारित हुआ है, जो कानून संशोधन हुआ है, उसके बाद इस बात की आशंका है कि कई जगहों को विवादास्पद बनाया जाएगा। कई जगह सरकार दावा पेश करेगी, कई जगह हिंदू समूह दावा पेश करेंगे, और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज में अलग अलग जगह बाबरी मस्जिद या संभल जैसी स्थिति पैदा करेंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये जो दोमुहापन है, जिसको मैं दोमुहापन कहता हूँ, ये बहुत साफ, बहुत पहले से है। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी आरएसएस ने कहा कि हम शामिल नहीं थे, लेकिन हमारे लोग अगर शामिल होना चाहें तो वो आजाद हैं। अब इस दोमुहापन की आप बात कैसे कर सकते हैं? उसका श्रेय लेने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हाजिर हो गए, लेकिन मस्जिद किसने तोड़ी उसमें उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हम बिल्कुल नहीं थे। तो यह सिर्फ इसलिए होता है कि अभी तक भारत में एक कानून है, उस कानून में कुछ अपराध परिभाषित हैं कि अपराध हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शुरू से जो कार्य पद्धति रही है वो यह कि वो कानून के दायरे से खुद को बाहर रखे। तो वो गांधी की हत्या हो, जैसे ही हत्या हुई उसने नाथूराम गोडसे से खुद को अलग कर लिया, कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं, 13 दिन का शोक घोषित कर दिया कि 13 दिन का शोक है। आरएसएस का हर व्यक्ति गांधी से घृणा करता है, लेकिन वह गांधी प्रातः स्मरणीय है आरएसएस की शाखाओं में। तो आप इसी से दोमुहापन देख सकते हैं। आरएसएस में शायद ही कोई भीमराव अंबेडकर का प्रशंसक हो हृदय से, लेकिन भीमराव अंबेडकर का जाप सुबह दोपहर शाम आरएसएस के लोग करते हैं। तो ये संघ के लोग जानते हैं
कि हमें ये कहना पड़ता है, क्योंकि ये कहना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे वही जो हमारा विश्वास है। और होसबोले ने तो बहुत साफ कर दिया, उसमें कोई दुविधा भी नहीं थी, कोई किसी तरह का धुंधलका भी नहीं था, कोई एम्बिग्यूटी भी नहीं थी। उन्होंने कह दिया कि हमारे लोग इसमें और शामिल हों। इशारा दे दिया कि भाई भविष्य में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन औपचारिक रूप से हम नहीं है, क्योंकि होसबोले ने कहा है, भागवत ने कहा है, औपचारिक नहीं है, लेकिन बाकी लोग स्वतंत्र। आपने वक्फ बिल का जिक्र किया, तो दिल्ली में कम से कम हम जानते हैं कि 123 ऐसे जगह हैं जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जहाँ पे मस्जिद, मदारिस वगैरह स्थापित हैं कई सालों, सदियों से। और क्योंकि इसको वक्फ बाय यूज कहते हैं, कागज उस किस्म के नहीं हैं, तो और प्रथम जो क्लेमेंट है कि भाई ये हमको सौंपा जाए, वो विश्व हिंदू परिषद। तो जाहिर है कि ये जो नया कानून भी अभी पारित हो चुका है, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। कहने का मतलब कि आने वाले दिनों में जो कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की जो सियासत है, ये और वक्फ बिल लाया ही इसलिए गया है, इसमें जो संशोधन किया गया है वो लाया ही इसलिए गया है कि आप भारत भर में इस तरह की विवादास्पद जगहों की कतार लगा देंगे, और उसके बाद हर जगह एक छोटी बड़ी बाबरी मस्जिद, संभल, काशी, मथुरा, ये होगी। और हिंदू इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुओं में वक्फ के बारे में समझ ही गलत बैठाई गई है। उनको वक्फ का मतलब नहीं मालूम। उनको ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा कर देगा, वो उसकी हो जाती है। लोगों को वक्फ करना पड़ता है, आप अपनी चीज वक्फ करते हैं, और इस तरह वो वक्फ बोर्ड के निगरानी में जाती है। लेकिन हिंदुओं को यह समझाया जा रहा है कि नहीं, तुम्हारी जमीन भी वक्फ बोर्ड ले रहा है, और उससे बचाने का काम हो रहा है। तो आपने जैसा कहा कि दिल्ली के मामले को हम सारे लोग जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद उसमें पहला दावेदार है। विश्व हिंदू परिषद कहां से आ गया? ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत पहले से हैं। विश्व हिंदू परिषद का जन्म हो रहा है 60 के दशक में, तो उसके दावे पर विचार ही कैसे किया जा सकता है? लेकिन उसका दावा है। जैसे राम जन्मभूमि में वो अभिभावक बन गए, राम के गार्डियन, फ्रेंड, और उनका दावा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, बल्कि निर्मोही अखाड़े के दावे को किनारे कर दिया और इनको दावेदार बना दिया। तो हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। वक्फ बिल के माध्यम से ये पूरे देश में एक लंबे वक्त के लिए तनाव और हिंसा पैदा करने की साजिश है, और जायदाद हड़पने की भी साजिश है। अपूर्व, आप अध्यापक हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आप एकेडमिक फ्रीडम की स्थिति से वाकिफ हैं। ये बताइए मुझे कि ये जो जिन विषयों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप और हम अभी बात कर रहे हैं पिछले 18 मिनट से, इन मुद्दों पे अगर कोई दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमिनार आयोजित करना चाहे, तो क्या वो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम पिछले 10 वर्ष से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ही तरह का कार्यक्रम देख रहे हैं। वह कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों का कार्यक्रम। सरकार के से दिए गए विषयों का कार्यक्रम, जैसे विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, नई शिक्षा नीति, या अभी एक देश एक चुनाव, इसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे कॉलेजों में, और अभी 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ने किया। यानी एक दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे कॉलेज या पूरा परिसर एक तरह का प्लेटफॉर्म बन गया है, प्रचार का प्लेटफॉर्म, भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का। हम इस तरह की कोई चर्चा नहीं कर सकते, हमें जगह नहीं मिल सकती। मैं एक वरिष्ठ अध्यापक हूं दिल्ली विश्वविद्यालय का, मैं अगर आवेदन दूं तो मुझे कोई जगह नहीं मिलेगी। कोई छात्र संगठन आवेदन दे तो कोई जगह नहीं मिलेगी। आप यदि मैं आपको बुलाना चाहूं तो इसके लिए इजाजत नहीं मिलेगी। यहां तक कि अगर मुझ जैसे व्यक्तियों को कोई बुला ले, और मैं ऐसे अध्यापकों को जानता हूं जिनको दिल्ली विश्वविद्यालय में बिल्कुल निमंत्रित नहीं किया जाता, क्योंकि अगर उनको निमंत्रित किया जाएगा तो पिछली शाम उनको कहना पड़ेगा कि आप कृपया मत आइए, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अभी मोतीलाल नेहरू कॉलेज में एक सेमिनार कैंसिल हुआ, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल ने कहा कि आपने जिस वक्ता को बुलाया है वो बहुत ही विवादास्पद है, आप उस वक्ता, अब कई वक्ताओं को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने एक वक्ता को लेकर कहा कि ये विवादास्पद है, इनको आप हटा दीजिए। आयोजक ने कहा कि नहीं, हम नहीं हटाएंगे। अब वो सेमिनार कैंसिल किया गया। मुझे पता है कि कुछ समय पहले दिल्ली के एक विश्वविद्यालय ने एक अध्यापक को अपने यहाँ व्याख्यान देने के लिए बुलाया। 2 दिन पहले व्याख्यान के उस अध्यापक को ईमेल आया
कि यह स्थगित कर दिया जाता है। ये घटनाएं अब इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लोगों ने इन पर ध्यान देना बंद कर दिया और इनकी कोई चर्चा नहीं होती है कि 10-15 ऐसे नाम हैं जिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, जिनको कहीं नहीं बुलाया जा सकता, और ऐसे विषय हैं जिन पर कभी चर्चा नहीं हो सकती। हम लोगों ने फिलिस्तीनी कविताओं का हिंदी तर्जुमा प्रकाशित किया था 1 साल पहले जी। और हमने जगह मांगी थी दिल्ली विश्वविद्यालय से, आर्ट्स फैकल्टी में कमरा नंबर 22 है कि हम वहाँ कार्यक्रम करना चाहते हैं। इत्तेफाक से इजाजत मिल गई थी, कैसे मिली हमें नहीं पता, लेकिन 1 दिन पहले इजाजत वापस ले ली गई और क्या हमें कहते कुछ भी नहीं, इजाजत हम नहीं दे रहे हैं, कोई कारण नहीं बताया जाता है, बस इजाजत नहीं दी जाती है। तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय में, अभी मुझे पता चला कि उमा चक्रवर्ती कॉलेज में उनको फिल्म दिखाने के लिए बुला रही थी छात्राएं, कॉलेज प्रशासन ने मना कर दिया। तो जो इतनी सीनियर अध्यापिका रही हैं, वो यहाँ की और वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की इतिहासकार हैं, तो आपके लिए सम्मान का विषय होना चाहिए कि आप उनको बुला रहे हैं। लेकिन कॉलेज प्रशासन जो सबसे सम्मानित विद्वान है और विदुषी हैं, अब वे नहीं जा सकते उन जगहों पर। मुझे पता है एक बहुत वरिष्ठ राजनीति शास्त्री के बारे में, जिनको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग ने अपना प्रतिष्ठित व्याख्यान देने के लिए बुलाया था, और उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से फोन गया कि आप ना आए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अजीब बात है, हमें अर्थशास्त्र विभाग ने बुलाया है, आप हमें कह रहे हैं नहीं आने के लिए, तो मैं कैसे मान लूं। दोबारा गया कि नहीं नहीं आप मत आइए, आप आएंगे तो बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी आपके लिए, अनप्लेजेंट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक जो आयोजक हैं वे नहीं कहेंगे तब तक मैं आपकी बात नहीं मान सकता। आखिरकार वो गए, जब गए तो हॉल का ताला बंद था और उन्हें बाहर व्याख्यान देना पड़ा। ये अलग बात है कि छात्र आए सुनने, लेकिन स्थिति ये हो गई। अभी हाल में सुनील मेमोरियल लेक्चर जो हर साल जेएनयू में होता है और वहीं के छात्र सुनील की स्मृति में होता है और काफी प्रतिष्ठित व्याख्यान है, उसके लिए उनको हॉल नहीं मिला। तो अकादमिक स्वतंत्रता की आपने बात की, उसका ये एक अंग है इस तरह की चर्चा। अब विश्वविद्यालय कह सकता है कि आप क्लास में पढ़ाइए, सिलेबस, करिकुलम, क्लासरूम टीचिंग, लेकिन अगर आप इन पर भी जाएंगे, क्योंकि एकेडमिक फ्रीडम का रिश्ता इन सारी चीजों से है, यह जो विश्वविद्यालय में क्या चर्चा, खुली चर्चा हो सकती है विषयों पर, वो विषय जिनको सत्ता नापसंद करती है, क्या उन पर भी बात हो सकती है। और 10 वर्ष पहले तक होती थी। 10 वर्ष पहले तक पिछली सरकार के आलोचक भी परिसर में आते थे, यहां तक कि आरएसएस के लोग ही आते थे और भाषण दे सकते थे। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि क्या अध्यापक अब पढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, और आप अध्यापकों का सर्वेक्षण कर सकते हैं। वे कैमरे पर नहीं आएंगे, वे लिख कर नहीं बोलेंगे, और यह भी डर का एक उदाहरण है कि डर इतना अधिक है, लेकिन वो आपको बतलाएंगे कि वो सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं। वो क्लास में बोलते समय सावधानी बरतते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनकी कौन सी बात रिकॉर्ड की जा रही है, कौन सी नहीं की जा रही है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, यह बात पूरे भारत के अब सारे विश्वविद्यालयों की बात है। हमको पता है कि केरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक अध्यापक को फैसिज्म पर एक कोर्स पढ़ाने के चलते सस्पेंड किया गया था। शारदा यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें एक अध्यापक को इसलिए हटा दिया गया नौकरी से कि उसने एक प्रश्न फ्रेम कर दिया था, एक सवाल, जो सालाना परीक्षा होती है उसमें एक सवाल फ्रेम किया था जो सत्ता को पसंद नहीं आया। इंदौर के एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल को इसलिए नौकरी से हटाया गया और एफआईआर कर दी गई, और शायद गिरफ्तारी हुई थी कि उनके पुस्तकालय में एक किताब मिली थी जो आपत्तिजनक मानी गई थी। तो इस तरह जो कई सालों से मौजूद थी लाइब्रेरी में, कई सालों से मौजूद। कोल्हापुर में हमने एक अध्यापिका के बारे में सुना कि उनको इसलिए शो कॉज नोटिस दिया गया कि उन्होंने क्लास में यह बात कही कि बलात्कार सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं करते हैं, बलात्कार किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। इसके चलते उनको शो कॉज नोटिस हुआ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम कर्नाटक हरियाणा की बात जानते हैं, जहाँ महाश्वेता देवी के नाटक की कहानी पर नाटक करने के चलते शो कॉज नोटिस हुआ। जोधपुर में हम जानते हैं, जहाँ निवेदिता मेनन को बुलाने के चलते सेमिनार की आयोजिका को सस्पेंड कर दिया गया और कई महीने सस्पेंड रही। झारखंड, तो अनेक उदाहरण हैं शो कॉज नोटिस के। यानी अब आप सेमिनार नहीं कर सकते। साउथ एशिया यूनिवर्सिटी का मिसाल तो है ही, जहाँ पे एक छात्र ने अपने पीएचडी प्रपोजल में एक वीडियो का जिक्र किया, नोम चॉम्स्की की वीडियो का जिक्र किया, और इस वीडियो में नरेंद्र मोदी के बारे में कोई कटाक्ष या कोई ऐसी बात थी, और उसको लेके
वो प्रपोजल विड्रॉ हुआ, अब शायद छात्र वहां से निकल गया, उसके प्रोफेसर का वहां से परिणाम उन्होंने छोड़ दिया और वो श्रीलंका लौट गए। तो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी का केस बहुत ही ज्यादा डराने वाला है, जिसमें आप किसी की पीएचडी प्रपोजल के भीतर एक उद्धरण, जो वह नहीं लिख रहा है, वह एक उद्धरण है। इसका मतलब आप निगरानी किस हद तक कर रहे हैं। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का पता है कि एक मामले का पता है कि बाहर जाने को लेकर आवेदन दिया गया, तो यह पूछा जा रहा है कि आप वहां क्या बोलने वाले हैं, या आप पहले बता दें, उसके बाद हम आपको छुट्टी देने पर विचार करेंगे। तो अगर आप सिलेबस फ्रेमिंग की प्रोसेस को देखेंगे, और ये काफी ब्यौरे की बात है और इस पर तफसील से बाद में बात हो सकती है, उसमें भी आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आपको सर्कुलर दे रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बतला रहा है कि इस तरह आपको सिलेबस बताना है, जो कि अभूतपूर्व है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इसका कोई अधिकार नहीं है कि वो विश्वविद्यालय अपना पाठ्यक्रम कैसे बनाएगा इसको लेकर निर्देश जारी करे, लेकिन वो निर्देश जारी कर रहा है। कल मैंने पढ़ा कि यूजीसी ने ये निर्देश जारी किया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रत्येक विषय में हर जगह शामिल किया जाना है। ये यूजीसी कैसे कर सकता है? केमिस्ट्री वाले कैसे करेंगे? मैं क्या करूंगा? मैं कैसे सिलेबस फ्रेम करूंगा? ये मुझे यूजीसी कैसे बता सकता है? लेकिन ये इस स्तर पर हो रहा है, और फिर ये शिक्षकों की नियुक्ति में हो रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति में यह बात अब आम है। वह आप अगर दिल्ली के 3 विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों का सर्वेक्षण कर लेंगे, तो लोग बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये नियुक्तियां एक विशेष संगठन की सिफारिश और दूसरे कारणों से की जा रही हैं। इनमें अकादमिक योग्यता कारण नहीं है। तो पिछले 10 वर्षों में हजारों ऐसी नियुक्तियां जामिया मिलिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में की जा चुकी हैं। तो अकादमिक आजादी इन सारी चीजों से मिलकर बनती है। शिक्षक पढ़ाने को आजाद है कि नहीं, सिलेबस बनाने को आजाद है कि नहीं, करिकुलम बनाने को आजाद है कि नहीं, छात्र अपनी बात कहने को आजाद है कि नहीं। आपने जामिया मिलिया इस्लामिया में देखा कि छात्र विरोध कर रहे थे और उनको सस्पेंड कर दिया गया। हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा कि आप उनको वापस लीजिए। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में सर्कुलर है कि आप विरोध नहीं कर सकते। न सिर्फ ये, आप किसी संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ नारा नहीं लगा सकते। तो मैं किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करूंगा? अगर मुझे अपना ऐतराज जाहिर करना है तो मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ ही नारा लगाऊंगा। लेकिन आपने सर्कुलर जारी किया कि आप नारा नहीं लगा सकते। तो अकादमिक आजादी इन सारी चीजों से लेकर बनती है, और विश्वविद्यालयों में अभी इन पर बहुत सख्त पहरा है। अफसोस की बात यह है शायद कि जिन चीजों से आप लड़ रहे हैं, जिन चीजों को आप झेल रहे हैं पिछले 10 साल से, और जो तेजी पकड़ चुका है पिछले 2-3 सालों में, अब जो है अमेरिका के विश्वविद्यालयों को भी झेलना पड़ रहा है। मैं वहां से अभी लौटा हूँ, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी पे जम के हमला जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अभी प्रिंसटन पर हुआ, हार्वर्ड पे जो है खतरा, प्रिंसटन पे हमला, यूसीएलए पे। लेकिन सबसे खराब बात एक तरह से ये है कि जिस तरह से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और जो जिस तरह से ट्रंप सरकार दबाव डाल रही थी उन पे कि भाई यहाँ तक कि कैंपस के अंदर आप कैसे आप अपने आप को कंडक्ट करोगे, कैंपस के अंदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या होनी चाहिए, कैंपस के अंदर एंटीसेमिटिज्म जिस तरह से, मतलब, या आप मिडल ईस्ट स्टडीज पढ़ा रहे हैं उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, एंटीसेमिटिज्म की परिभाषा जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थोप रहा है कोलंबिया पे। और उन तमाम चीजों को जहां कोलंबिया का अधिक हक था कि वो उसको चैलेंज करे लीगली, और 2-3 कोलंबिया के प्रोफेसर्स ने बल्कि एक नोट ड्राफ्ट भी किया जिसके आधार पे उसको चैलेंज किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में। लेकिन ट्रंप मतलब ये जो धमकियां हैं उसके सामने कोलंबिया एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं वो सब गिड़गिड़ाने लगे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और अब इसकी वजह से जो माहौल बन चुका है कि आपने फिलिस्तीन का जिक्र किया, पैलेस्टीनियन पोइट्री का, ये एक टॉपिक है। इजराइल, पैलेस्टाइन, गाजा, इन चीजों पे जो है सेमिनार अगर कोई करना चाहे इन यूनिवर्सिटीज में, मतलब बहुत सोच समझ के, और उसकी फ्रेजिंग क्या होगी, किसको आप बुलाएंगे, इस पे 100 जने विचार करेंगे, वकीलों को बुलाया जाएगा, और तभी शायद किसी ऐसे इवेंट को वहां पे होने देंगे। ये सिचुएशन वहां पे अब शुरू हो रहा है, जो बहुत मुझे लगता है कि एक जमाने में हम लोग सोचते हैं कि भाई कम से कम एकेडमिक फ्रीडम के मामले में
अमेरिका हिंदुस्तान से काफी ज्यादा आगे है। आगे है और वहां पे एकेडमिक फ्रीडम प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वहां पे तेजी से जो हमला हो रहा है, लगता है कि वहां पे कोई स्पेस शायद ना बचे। बल्कि नहीं बचा है। मेरी जो बात हो रही है अमेरिकी विश्वविद्यालयों के अपने सहकर्मियों से और कोलीग्स से, वे काफ़ी घबराए हुए हैं और बहुत चिंतित हैं। बल्कि वो किनको बुलाएं, किनको ना बुलाएं, इनको लेकर वे कह रहे हैं कि हम किसी को सेमिनार में बुलाएं तो हमें पता नहीं कि एयरपोर्ट पर उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा जाएगा और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि उसने फिलिस्तीन पे कोई शब्द लिखा है। तो ये प्रिंसटन के प्रेसिडेंट ने एक लेख लिखा, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, और उसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप सरकार ने तुरंत एक फरमान भेज दिया कि हम आपकी ये चीजें काट रहे हैं। तो अमेरिका पर तो एक तरह से हथौड़ा बरस रहा है ट्रंप का अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर, और ये मिथ पूरी तरह इसका झूठ उजागर हो गया है कि वहाँ अकादमिक स्वतंत्रता को या स्वतंत्रता को इतना ऊंचा माना जाता है कि लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक अजीब तरह की खामोशी है। छात्र छिप रहे हैं। हमें, चूंकि हम इंडिया एकेडमिक फ्रीडम नेटवर्क चलाते हैं भारतवर्ष में, तो हमें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि छात्र किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन घुस जाता है, पुलिस घुस जाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। विश्वविद्यालय प्रशासन को पता है लेकिन वो खामोश बैठा रहता है। तो अमेरिकन, आपने डेविड शोल्मन का लेख देखा होगा, आपने शेल्डन पॉलक का, अर्जुन अप्पादुराई के लेख देखे होंगे और बाकी लोगों के लेख। आपने प्रोफेसर स्टैनले जो फैसिज्म के स्कॉलर हैं, येल यूनिवर्सिटी छोड़कर उन्होंने कनाडा जाना तय कर लिया है क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका में अब एक तरह की फैसिस्ट डिक्टेटरशिप आ गई है और अब वहाँ पढ़ाना संभव नहीं है। तो अमेरिकी विश्वविद्यालय, कल हमारी बात हो रही थी अमेरिकी विश्वविद्यालय के अपने सहकर्मियों से, और उन्होंने कहा कि हम जो भारत में देख रहे थे अब हम अपने यहाँ देख रहे हैं। तो एक तरह से वो भारत के पग चिन्हों पर चलते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें या अमेरिका की बात करें, एकेडमिक फ्रीडम का सवाल है। अगर कोई खामोश, अगर कोई भ्रम में रहे कि खामोश रहने से, चुप रहने से, अपने आप को छुपा देने से ये संकट या ये समस्या दूर चली जाएगी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को टॉलरेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको अपीज करेंगे, जितना ज़्यादा आप इन हमलों के तुष्टीकरण करेंगे, तुष्टीकरण जो है बीजेपी का सबसे फेवरेट लफ्ज़ है, जितना ज़्यादा आप ये सब करेंगे उतना ज़्यादा ही जो है हमला आप पे बढ़ता हुआ आप पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। अपूर्णानंद, उम्मीद करते हैं कि अगला जो हमारा सेशन होगा वो इसी महीने के अंदर हम करेंगे और इसके बाद मुसलसल हर महीने आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।